गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पंकज यादव फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल @PK Science 59 में। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको भौतिक विज्ञान कक्षा 11 के एक चैप्टर अणु गति सिद्धांत पढ़ाऊंगा। अणु गति सिद्धांत क्या होता है ये? पहले बात करते हैं अणु गति सिद्धांत आखिर है क्या ये। तो बेटा पहली बात है अणु का मतलब अणुओं, फिर दूसरा है गति, अणुओं की गति का नियम या अवधारणा। अणु गति सिद्धांत अणुओं की गति की अवधारणा। अणुओं की गति की अवधारणा। अब अणुओं की गति की अवधारणा वास्तविकता में है क्या बेटा? तो इसके लिए हम आपको बताते हैं। देखो, पदार्थ हमारे कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ हमारे 3 प्रकार के होते हैं बेटा। कौन कौन से? पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। अब देखो, अब ये ठोस, द्रव, गैस किससे मिलकर बने होते हैं? तो ये सभी मिलकर बने होते हैं बेटा। किससे? ये सब अणु से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे अणु इनको एक साथ विभाजित होते हैं। छोटे छोटे अणु मिलकर के इन पदार्थों की संरचना करते हैं, ठोस, द्रव, गैस की संरचना करते हैं। जिसमें कि इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि जो हमारे अणु हैं, अणुगति सिद्धांत है, उसमें हम गैस के अणुओं के विषय में पढ़ेंगे। एक गैस के अणु के विषय में पढ़ेंगे। गैस के अणु कैसे होते हैं, क्या होता है। तो इनके लिए आपको सबको पता होगा बेटा, जो ठोस के अणु होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो पास पास होते हैं। ठोस के अणु पास पास होते हैं और इनका आयतन आकार होता है। इनका आकार भी होता है और इनका आयतन भी होता है। आयतन और आकार पाया जाता है। जबकि द्रव में ऐसा क्या होता है? द्रव में ऐसा कुछ नहीं होता है। द्रव में क्या क्या होता है बेटा? इनके जो अणु होते हैं वो कम दूरी पर होते हैं, थोड़ा सा मतलब कम पास होते हैं, थोड़ा दूर होते हैं, कुछ दूर होते हैं बेटा। और क्या होता है? इनका आकार निश्चित नहीं होता है, किंतु इनके पास आयतन होता है। किंतु आकार इसका निश्चित नहीं होता, आयतन भी इसका निश्चित नहीं होता। जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आयतन ले लेते हैं। इनके पास आकार कैसा होता है? कोई आकार नहीं होता है बेटा। बस इनमें क्या होता है? इनके अणु थोड़ा सा ठोस से ज़्यादा दूर दूर होते हैं और इनके मध्य में अंतराण्विक बल भी होता है। लेकिन गैस में कुछ विभिन्नताएं हैं। गैस में क्या क्या होता है? गैस में सबसे पहली बात तो कण बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं बेटा, बहुत दूर होते हैं। और बहुत दूर होने के बाद में ना इनका आकार होता है, ना ही तो इनका आयतन होता है। ना कोई आकार है और ना ही कोई आयतन है। आयतन आकार कुछ निश्चित नहीं होता है। इसी कारण हम पढ़ेंगे, अब आपको गैस के विषय में पढ़ाएंगे। गैस के अणुओं की अवधारणा पढ़ाएंगे। गैस के अणुओं की गति, नियम और सिद्धांत के विषय में चलेंगे। तो हमें चलना कहाँ पे? हमें चलना है बेटा यहाँ पर, जिसको हम गैस कहते हैं। तो गैस के नियम को सबसे पहले बॉयल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बॉयल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। बॉयल, वैसे लिखा है। बॉयल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1661 ईस्वी में इसको दिया था। किंतु ये नियम सही नहीं था। फिर 150 वर्ष बाद में क्या हुआ? 150 वर्ष बाद में नया गैस का नियम प्रताड़ित हुआ, जिसमें बताया गया कि जो हमारा गैस होता है वो नाभिकीय विखंडन होता है। इनमें क्या होता है? इनमें नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन होता है बेटा। नाभिकीय विखंडन के कारण क्या होता है? नाभिकीय विखंडन के कारण टूट करके गैस मुक्त अवस्था में दूर दूर रहते हैं और बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। और क्या होते हैं? इनके नाभिकीय विखंडन से क्या क्या होता है? नाभिकीय विखंडन से कई सारी समस्याएं आ सकती हैं। पहली समस्या हमारी आती है क्या? मानव जाति की हानि हो सकती है। मानव जाति की हानि हो सकती है और दूसरा वैज्ञानिक की भी हानि हो सकती है।
विज्ञान की हानि हो सकती है। किसकी स्थिति? मानव जाति की हानि और विज्ञान की हानि हो सकती है। ठीक है, ये किसने बताया था? ये बाउल के बाद में चार्ल्स नामक वैज्ञानिक आए थे और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था। चलो आगे बताते हैं आपको। प्यारे बच्चों, अब हम फिर से देखते हैं क्या। तो सबसे पहले दो चीज़ें देखते हैं। एक हमारा है जो उसको कहते हैं अणु। पहली हेडिंग हमारी है गैस के अणु सिद्धांत। तो गैस के अणु सबसे पहली बात होती है, लिख सकते हैं हम, और हम आपको लिख के देते हैं बेटा। गैस के अणु ठोस और द्रव से भिन्न होते हैं। ठोस व द्रव से कैसे होते हैं बेटा? भिन्न होते हैं। पहली बात तो जो गैस के अणु होते हैं वो ठोस और द्रव से भिन्न होते हैं। फिर इनमें क्या होता है? इनमें समतापीय प्रभाव होता है। समतापीय प्रभाव का मतलब इनमें ताप का प्रभाव बहुत अधिक होता है। ताप का प्रभाव क्या होता है बेटा? इनमें ताप का प्रभाव अधिक होता है। सबसे ज़्यादा ये तापीय प्रभाव में होते हैं, इनमें सबसे ताप का प्रभाव अधिक होता है। और अगली चीज़ और है बेटा, ताप का प्रभाव अधिक होता है। और इनकी गणना जो है वो ताप दाब की अवस्था में की जा सकती है। इनकी गणना ताप और दाब की अवस्था में की जा सकती है। और एक गैस का हमारा फार्मूला होता है, वो होता है PV बराबर nRT। इसको हम दिखाएंगे आपको, इसको क्लियर करके दिखाएंगे आपको, अलग से सिद्ध करेंगे। इस चैप्टर में सिद्ध भी कराया गया। अब देखो गैस के अणु सिद्धांत, गैस के अणुओं का सिद्धांत, उसमें बताया गया गैस के अणु ठोस व द्रव से भिन्न होते हैं। मतलब जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं और जो द्रव पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों के अणुओं से गैस के अणु बिल्कुल अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। और इनमें ताप का प्रभाव अधिक होता है। ताप का प्रभाव अधिक होने का मतलब जैसे किसी गैस के अणुओं को लिया जाए या गैस को लिया जाए, उसको यदि थोड़ी सी टेम्परेचर दे दिया जाए तो क्या होता है? वो ज़्यादा क्रियाशील हो जाते हैं और अधिक उनमें जो उनकी कौन सी वो है, जो उनकी स्थितिज ऊर्जा है वो शून्य हो जाती है और गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। और एक चीज़ और लिख सकते हैं, गैस के अणु क्या करते हैं? हमेशा गतिशील रहते हैं। ठीक है, इतना ही लिख लेते हैं। अब आगे क्या करेंगे? अब एक चीज़ और है, इन अणुओं की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, गति जो स्थिति आणविक अंतराणविक बल होता है वो कैसा होता है? अंतराणविक बल क्या होता है बेटा? इनके मध्य में जो अंतराणविक बल होता है वो कैसा होता है? पदार्थों के मध्य में जो होगा ठोस में अधिक होगा, फिर उससे कम किसमें होगा? द्रव में होगा। उससे कम क्या किसमें होगा? वास्तविक गैस में होता है। और उससे भी कम किसमें होता है बेटा? उससे भी कम किसमें होता है? आदर्श गैस में होता है। अब आदर्श गैस कौन सी होती है मैं आपको अभी बताऊंगा। आदर्श गैस सबसे कम किसमें होता है? जो अंतराणविक बल होता है सबसे कम किसमें होता है बेटा? गैस में होता है। सबसे कम का मतलब क्या होता है? ये 0 ही होता है आदर्श गैस में। आदर्श गैस में जो हमारा अंतराणविक बल कार्य करता है वो बिल्कुल नहीं करता है। और वास्तविक गैस में क्या होता है? वास्तविक गैस में कुछ करता है का मतलब थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा गुण प्रभावित कर सकता है, लेकिन आदर्श गैस में बिल्कुल नहीं होता है। फिर अगला पॉइंट है स्थितिज ऊर्जा।
ये जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है? स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो अब देख लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा जो हमारी होती है वो ठोसों में कम होती है, ठोस में कम होती है। ठीक, सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस से ज़्यादा द्रव में होती है। द्रव से ज़्यादा किस में होती है? वास्तविक गैस में होती है। वास्तविक गैस में होती है बेटा। वास्तविक गैस से भी ज़्यादा किस में होती है? आदर्श गैस में होती है। और आदर्श गैस में जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है वो आदर्श गैस में कितनी होती है? आदर्श गैस में जब जीरो होगी, एक चीज़ बताना बेटा, स्थितिज ऊर्जा आदर्श गैस में जीरो होती है। आदर्श गैस के अणुओं में स्थितिज ऊर्जा जीरो होगी, तो वास्तविक जो गैस होगी उसको कितनी गैस मिलेगी? उसमें कितनी ऊर्जा होगी? निगेटिव होगी। इससे ज़्यादा निगेटिव द्रव होगा और इससे ज़्यादा जो ऋणात्मक है वो ठोस होगा। मतलब स्थितिज ऊर्जा ठोसों में ऋणात्मक होती है, द्रव में ऋणात्मक होती है, वास्तविक गैस में ऋणात्मक होती है, और क्या होता है? आदर्श गैस में शून्य होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा बेटा। अब आगे हम आपको एक अब हम आगे आपको बताते हैं। कोई एक ताप दिया जाए, समान ताप पर क्या क्या होता है? एक समान ताप होता है, उस पर क्या क्या होता है? जो हमारा समान ताप है उस पर क्या क्या प्रभाव होते हैं? समान ताप पर क्या क्या प्रभाव दिए जाते हैं विरलित और संपीड़ित के लिए? विरलित और संपीड़ित पहले क्या होता है? विरलित और संपीड़िता। विरलित, दूसरा है हमारा विरलित या संपीड़ित, संपीड़ित या संपीड़िता। संपीड़ित कर देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो हम संपीड़ित लिख देते हैं बेटा आपके लिए। विरलित या संपीड़ित। अब विरलित क्या होता है? विरलित में गैस के अणु कैसे होते हैं? कुछ पास होते हैं, कुछ पास होते हैं। ठीक, कुछ कुछ ये वास्तविक गैस की तरह होती है, वास्तविक गैस का पालन करती है। कैसे होती है? वास्तविक गैस का पालन करती है। किंतु जो हमारी संपीड़ित होती है उसके अणु दूर दूर होते हैं। अणु कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। संपीड़ित के अणु दूर दूर होते हैं। फिर क्या होता है? ये वास्तविक गैस के अणु का पालन नहीं करती हैं। वास्तविक गैस के नियम का पालन संपीड़ित गैस में क्या होता है बेटा? वास्तविक गैस के नियम का पालन नहीं करते, और जो गैस के अणु होते हैं इनमें बहुत दूर दूर होते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें अणुओं के बीच प्रतिकर्षण होता है। अणु के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। जबकि इनमें अणुओं के मध्य आकर्षण हो सकता है। जबकि इनके मध्य अणुओं में आकर्षण हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आया होगा। देखो, विरलित गैस के अणु कुछ पास होते हैं, मतलब इनके जो वास्तविक अणु होते हैं वास्तविक गैस की तरह ऐसे अणु होते हैं बेटा, इतनी दूर पे ऐसी अवस्था में होंगे
किंतु जो हमारी संपीड़ित है उसके जो गैस, उसमें जो गैस के अणु होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे, ऐसे दूर दूर होंगे। इस कारण से ये इसमें क्या होगा, इनके अणु दूर दूर होंगे। दूर दूर अणुओं में क्या होता है, जब अणु पास पास होते हैं बेटा, जब अणु अणु के मध्य में कुछ कम दूरी होती है तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। किंतु जब अणुओं में बहुत अधिक दूरी होती है, गैस के अणुओं में ज़्यादा दूरी होती है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाते, तो वो क्या करने लगते हैं बेटा, वो प्रतिकर्षित कर देते हैं, वो उनको दूर भगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं। फिर आगे देखते हैं समान ताप पर जो अंतरा आणविक गतिज ऊर्जा है, अंतरा आणविक गतिज ऊर्जा, या जिसको हम कह सकते हैं आंतरिक गतिज ऊर्जा। आंतरिक गतिज ऊर्जा क्या होती है बेटा, आंतरिक गतिज ऊर्जा समान होती है ठोस, द्रव, गैस, तीनों पदार्थों में, यानी कि और संपीड और किसमें, विरलित और संपीड में क्या होता है, जो अंतरा गतिज ऊर्जा होती है वो सभी में कैसी होती है, समान होती है, एक समान होती है। ठीक है बेटा, फिर दूसरी बात बताते हैं। दूसरी बात कहता है अंतरा स्थितिज ऊर्जा, अंतरा आणविक स्थितिज ऊर्जा या आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, आंतरिक लिख देते हैं, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा बराबर, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, देखो अब आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, अणुओं के अंदर स्थितिज ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है, समान ताप पर, एक ही ताप पर। तो अब जो विरलित होती है, विरलित गैस में, विरलित में अधिक होता है, विरलित में कैसा होता है, अधिक होता है, और जो हमारा संपीड है उसमें कैसा होता है, संपीड़ित में कम होती है। विरलित में अधिक और संपीड में कम होती है। ठीक है, अब जो हमारा आंतरिक ऊर्जा है वो कैसी होगी, आंतरिक ऊर्जा कैसी होती है बेटा, आंतरिक ऊर्जा बराबर, आंतरिक ऊर्जा का मतलब होता है बेटा, आंतरिक ऊर्जा को हम बोल सकते हैं दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा बोल सकते हैं। और कुल ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस क्या होता है, गतिज ऊर्जा। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। जबकि हमने देखा कि गैस के अणुओं में जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, वो शून्य हो रही है, कैसी हो रही है, शून्य हो रही है। तब इस स्थिति में जो गतिज ऊर्जा है शून्य होती है, तब इस स्थिति पे कुल ऊर्जा बराबर होता है, कुल ऊर्जा बराबर होता है बेटा, क्या होता है, कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा यहाँ पे कैसे है तो देख लीजिए, समान होती है, तो जैसे हर पिंड में के लिए गतिज ऊर्जा है वो समान रूप से होती है। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आया ही होगा। और ये समान किसके लिए होती है बेटा, ये भी समझ लेना, विरलित और संपीड्य के लिए होती है, विरलित और किसके लिए, संपीड़ित के लिए। अब देखो यहाँ पे देखा गया है जो हमारी स्थिति है,
अब आगे हम आपको नया टॉपिक लेके चलते हैं बेटा। इस नए टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे गैस की अवधारणा। पढ़ाते हैं आपको आदर्श गैस की धारणा। आदर्श गैस की धारणा। अब आदर्श की गैस की धारणा क्या होती है? आदर्श गैस में बोला गया है कि जो हमारे अणुओं का आयतन है अणुओं का जो आयतन है बेटा वो क्या होता है? आयतन, अणुओं का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, नगण्य होता है। देखो इसको हम दो प्रकार से समझाएंगे आपके लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे दोनों में। देखो दो प्रकार से हम आपको समझाते हैं बेटा। पहली बात तो ये, दो पात्र लेंगे हम, दो पात्र ले लिए। इस पात्र का जो आयतन है वो कितना मान लिया मैंने? इस आयत का पात्र मैंने आयतन 5 लीटर मान लिया है, 5 kg मान लिया। 5 kg या 5 लीटर का आयतन होता है, लीटर वैल्यूम आयतन लीटर में होता है, लीटर ले लिया। अब इसमें हमने कुछ अणु रखे और ये 2 अणु रख दिए या 1 अणु रख दिया। एक अणु का जो हमारा आयतन है या बाहर है आयतन है हमारा, वो हमने मान लिया 1 लीटर के बराबर है। अब जब 1 लीटर के बराबर होगा तो और पात्र में ये गति कितने शेष अणुओं में गति कर सकता है? ये अणु जो इस पात्र में अणु है वो कितने शेष अणुओं में गति कर सकता है, इसकी गणना हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कैसे? पात्र का आयतन माइनस अणु का आयतन पात्र का आयतन माइनस अणु का आयतन। तो ये क्यों लिखा हमने कहा कि ये हम ज्ञात कर सकते हैं। लिख दिया हमने अणुओं की गति करने के लिए, अणु कितनी गति कर सकते हैं या गैस के जो अणु उस पात्र में है वो और कितनी गति कर सकते हैं, इसके लिए हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। देखो पात्र का आयतन 5 था और मैंने एक लीटर आयतन बाहर निकाल लिया। जब 1 लीटर आयतन निकाला तो केवल कितना बचा? 4 लीटर का आयतन बचता है बेटा। और 4 लीटर का आयतन मतलब 4 लीटर अणुओं की जगह पर ये अणु आसानी से गति कर सकता है। किंतु क्या होगा जब, दूसरी अवस्था में आते हैं, किंतु क्या होगा जब एक पात्र में छोटे छोटे अणु ले लिए जाएं? अब जब ये छोटे छोटे अणु ले लिए जाएंगे तो इन अणुओं की गणना करना मुश्किल हो जाएगा बेटा। इन अणु को देखो, जब कोई छोटा अणु होगा उस छोटे अणु को हम क्या करेंगे? आसानी से गणना नहीं कर सकते। और हमने बताया कि जब छोटे छोटे अणुओं में चलते हैं, छोटे छोटे कणों में गैस के अणु चलते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा क्रियाशील निरंतर चलते रहते हैं। फिर बोला गया बेटा कि क्या होगा जब ये पात्र के आयतन, पात्र का जो आयतन होता है उस आयतन में जो जितने भी छोटे अणु होते हैं, इतने छोटे अणु होते हैं, इनकी जो गतिज ऊर्जा या इनके गति करने की जो अणुओं की जो आयतन है या अणु का आयतन बराबर कितना होगा? अणु का आयतन इस अणु का आयतन ज्ञात करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस अणु का आयतन किसके बराबर हो जाता है? इस अणु का आयतन बराबर हो जाता है पात्र का आयतन। जितना पात्र का आयतन होता है उतना ही रख लिया जाता है बेटे। अणु का आयतन पात्र के आयतन के बराबर ही हो जाता है। अणु का आयतन मतलब अणु का आयतन और पात्र का आयतन दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि छोटे अणु जो होते हैं उनकी गणना करना मुश्किल होता है, इसलिए हम पात्र के आयतन को ही अणु का आयतन मान लेते हैं। किंतु जब अणु बड़े होंगे, जब बड़े होते हैं तो उनकी गणना कर ली जा सकती है। इसलिए आपको बस इतना देखना है, इस पर
मैंने समझाने के लिए बताया था बेटा आपको आसानी से, ताकि समझ में आ जाए। आपको सिर्फ इतना ही देखना है, कंफ्यूज मत होना। देखो हमने बताया आदर्श गैस की अवधारणा। आदर्श गैस की अवधारणा में कहा जाता है कि अणुओं का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होने का कारण बस मैंने बताया कि जब अणु छोटे छोटे होते हैं तो छोटे अणुओं के आयतन निश्चित नहीं होता, तो उनका आयतन ज्ञात करना भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम पात्र के आयतन को ही अणु का आयतन मान लेते हैं। ठीक है, लिखा है आदर्श गैस की अवधारणा। आदर्श गैस की अवधारणाएं क्या क्या होती हैं, तो इनको हम पॉइंट वाइज समझेंगे। पहले पॉइंट में हम आपको समझाते हैं बेटा सबसे सरल तरीके में पहले में बताते हैं बेटा कि जो गैस के अणु हैं वो स्वतंत्र अवस्था में गति करते रहते हैं। वो कैसे अवस्था में गति करते हैं? गैस के अणु कैसे गति करते हैं बेटा? स्वतंत्र अवस्था में गति करते हैं। ठीक है, अब स्वतंत्र अवस्था में गति करने का कारण होता है पात्र के जो हमारे अणु होते हैं, गैस के अणु कैसे गति करते हैं? गैस के अणु स्वतंत्र अवस्था में गति करते हैं। स्वतंत्र अवस्था में गति करते हैं मतलब ये किधर भी जा सकते हैं। और हाँ, एक गैस के अणु का आयतन, यदि गैस एक ही है, समान गैस के आयतन, समान गैस के अणु समान रूप से बराबर होते हैं, आयतन और द्रव्यमान भी बराबर होते हैं, गुण भी बराबर होते हैं इनके। समान गैस के अणु देखो कहा गया पहला नंबर है गैस का स्वतंत्र अवस्था में गति करते हैं। गैस के अणु बेटा, गैस के अणु स्वतंत्र अवस्था में गति करते हैं। गैस के अणु स्वतंत्र अवस्था में गति करते हैं। गैस समान अणु यदि समान गैस है, समान गैस के अणु समान आयतन व समान आकार रखते हैं। मतलब जैसी गैस होती है तो गैस का प्रत्येक अणु, जितने भी अणु में टूटेगी वो गैस, उस गैस के सभी अणु समान रूप से होंगे। किंतु यदि गैस भिन्न भिन्न है, यदि गैस भिन्न भिन्न है तब क्या होगा बेटा? गैस भिन्न होगी तो अणु भी भिन्न होंगे। गैस भिन्न है तो अणु के गुण भी भिन्न होंगे। गैस के अणु भी भिन्न होंगे, सीधी बात है। गैस के अणु स्वतंत्र अवस्था में गति करते हैं। गैस के अणु एक स्वतंत्र अवस्था में गति करते हैं। समान गैस के अणु समान आयतन व आकार का होता है, समान आयतन व आकार के होते हैं। ठीक है, यदि गैस भिन्न होती है, यदि कोई दो गैसें मिली हुई हैं तो उनके जो अणु टूटेंगे वो दूसरे आकार में होंगे। उनके जो गुणधर्म होंगे, जो उनका आकार होगा, सब कैसा होगा? बदला हुआ होगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट बताते हैं। गैस के जो हमारे अणु होते हैं ये दृढ़, प्रत्यास्थ कैसे कैसे होते हैं बेटा? पहला तो होता है हमारा दृढ़
प्रत्यास्थ, दृढ़, प्रत्यास्थ, और कैसे होते हैं, पहली बात होता है दृढ़, दूसरी प्रत्यास्थ, और जब इनके बाद में ये चिकने गोले का, चिकने गोले का व्यवहार प्रदर्शित चिकने गोले का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, मतलब जैसे चिकना गोले का व्यवहार होता है उसी प्रकार से प्रदर्शित करते हैं बेटा। और हाँ, इनमें एक चीज़ और होती है बेटा, ये स्वयं टक्कर करते हैं, ये स्वयं टकराते हैं और पात्र की दीवार से भी टकराते हैं, और किंतु इनमें प्रत्यास्थ होने के कारण, इन अणुओं में प्रत्यास्थ होने के कारण, इन अणुओं में प्रत्यास्थ होने के कारण, इन अणुओं में प्रत्यास्थ होने के कारण क्या होता है, इनकी गतिज ऊर्जा में कमी नहीं आती है, इनकी गतिज ऊर्जा में हानि नहीं होती है, कारण इनकी गतिज ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती है। इसमें दूसरे नंबर में बोला गया दृढ़ प्रत्यास्थ चिकने गोले का व्यवहार करते हैं। सीधी बात है, जो गैस के अणु होते हैं वो दृढ़ होते हैं, ठोस मतलब निश्चित होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं, प्रत्यास्थ का मतलब टकराने पर ऊष्मा नहीं जाती है, और चिकने गोले का व्यवहार करते हैं, जैसे छू के देखें जाके तो वो हाथ से रपट जाते हैं, चिकने गोले के आकार में होते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये स्वयं तो टकराते हैं, ये अणु आपस में एक दूसरे से तो टकराते हैं। देखो बेटा कैसे होता है कि एक ये हमने पात्र ले लिया और इस पात्र में हमने अणुओं को रखा, छोटे छोटे अणु हैं, ठीक है। अब देखा हमने कि ये आपस में जाकर कहीं पर टकराएंगे तो, ठीक है, और टकराने के बाद में ये कहाँ पे, दीवार पे भी जाके टकराएंगे, आपस में टकराएंगे और दीवार पे टकराएंगे, किंतु इनके टकराने पर, दीवार पे और आयतन पे टकराने पर, इनमें प्रत्यास्थ होने के कारण इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, इन अणुओं के अंदर जो गतिज ऊर्जा होती है, उस गतिज ऊर्जा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना ही उसमें कोई कमी आती है, ठीक है। अब अगला चैप्टर अगले फिर से समझाएंगे आपको।